नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपके व्याकरण का खंड। देखिए आपके जो गद्य खंड है यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है हिंदी की वितान, उसमें से हमने आपके 4 से 5 चैप्टर, कम से कम 5 चैप्टर हमारे लगभग कंप्लीट हो गए हैं और आज हम शुरू करेंगे आपके व्याकरण का सेशन। तो व्याकरण में सबसे पहले देखिए बच्चों, बात आती है भाषा और व्याकरण की। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा भाषा के बारे में जानेंगे, उसके बाद व्याकरण के बारे में जानेंगे। आगे के सेशंस में फिर हम व्याकरण से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, व्याकरण के जो भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और भी जो सारी चीजें आती हैं, वाच्य, जो भी चीजें, अलंकार, व्याकरण के सारे भाग हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है व्याकरण का, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आज से, तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें भले ही आपने पहली क्लासेस में पढ़ी हो, आप जानते हो, आप समझते हो, लेकिन क्योंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो भाषा और व्याकरण के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका का पहला ही पाठ है, भाषा और व्याकरण, जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, लिपि के बारे में पढ़ेंगे और स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे अपने हाथ में, क्योंकि व्याकरण है, पाठ्य पुस्तिका से कुछ भी पढ़ना नहीं है, तो आप अपने हाथ में कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर रखिए। जो भी मैं लिखती हूँ आप उसको फटाफट मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है? तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज का जो सेशन है। देखिए, भाषा किसे कहते हैं? सभी को पता है भाषा किसे कहते हैं। तो हम पहले भाषा के बारे में जानेंगे। तो एक छोटा सा, प्यारा सा, छोटी सी परिभाषा है जो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या पढ़कर प्रकट करने का जो साधन है उसको हम भाषा कहते हैं, बोलकर, लिखकर, ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे फटाफट से कि अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या है? भाषा अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करने का एक साधन है या एक माध्यम है, ठीक है? तो सबसे पहले ये चीज आप पहले भी अपनी पिछली क्लासेस में, पिछले सेशन में पढ़ चुके होंगे कि भाषा क्या है। तो अब भाषा के प्रकार या भाषा के रूप, तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के प्रकार या फिर रूप। कितने तरीके से, कौन कौन से तरीके से हम अपने भावों को और विचारों को
व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा के प्रकार या भाषा के रूप। तो आपने पढ़े भी होंगे पहले भी कि भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। तो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे कि भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। तो आप फटाफट चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि भाषा के मुख्य रूप से कौन से 3 प्रकार होते हैं। चलिए फटाफट से बताइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 आपका है मौखिक भाषा। नंबर 1 कौन सी होती है? मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। ठीक है, नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। वैसे तो ज्यादातर हम लोग इन्हीं 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर अभी 2 भाषाओं को ही लेंगे। तीसरी जो भाषा है उसको मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो सबसे पहले मौखिक भाषा की बात करते हैं। मौखिक भाषा अर्थात हम जिस भाषा को यानी कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है। लिखेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करता है। जैसे कि मैं आपको अभी किसी भी चीज की जानकारी दे रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूं, आपको बोलकर अपनी बात को समझा रही हूं, बोलकर अपनी बात को बता रही हूं। इसी तरह आप मुझे कोई भी आंसर भेज रहे हैं, कोई भी बात मुझे बता रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, तो आप चैट के माध्यम से यानी कि लिखकर आप मुझे अपनी बात बता रहे हैं, अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। तो मौखिक भाषा को हम फटाफट से लिख लेते हैं। देखिए किस तरह से लिखेंगे, फटाफट से कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। भाषा का वह रूप जिससे व्यक्ति लिखकर अपने भावों एवं बोलकर क्योंकि मौखिक भाषा की बात की जा रही है, तो बोलकर अपने भावों व विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, भाषा का वह रूप जिससे व्यक्ति बोलकर अपने भावों को व विचारों को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मौखिक भाषा
कहते हैं। ठीक है, तो ये आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वैसे हमने पहले भी इसको पढ़ा है और आप लोगों ने भी पहले इस चीज को पढ़ा होगा कि भाषा का वह रूप जिससे व्यक्ति बोलकर अपने भावों को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, अब इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, चलिए फटाफट बताइए चैट के माध्यम से। क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं मौखिक भाषा के? किस किस तरीके से आपको व्यक्ति की बातें पता चलती है? सबसे पहले तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को यहाँ से बोलकर किसी भी चीज को बता रही हूँ, और हाँ, लिखकर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो साथ में मैं आपको बोलकर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप चैट के माध्यम से मुझे आंसर दे रहे हैं। तो ये लिखना हुआ, और यहाँ जब मैं बोलकर अपनी बात को बता रही हूँ तो ये मौखिक भाषा हुआ। तो मौखिक भाषा के उदाहरण हो सकते हैं टेलीफोन, सबसे इजी उदाहरण आज के समय का। आप मोबाइल फोन लेकर अपने साथ में जाते हैं और बोलकर अगर आपको किसी को भी अपनी बात बतानी है, अपने दोस्त को बतानी है, अपने माता पिता को बतानी है, तो आप फटाक से फोन घुमाते हैं और अपने मन की बात कर देते हैं। दूरदर्शन, दूरदर्शन के माध्यम से भी आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें पता चलती है। भाषण, अगर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो भाषण में भी वह मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। आगे वार्तालाप, अगर कहीं पर डिस्कशन चल रहा है, वार्तालाप चल रही है, कोई बात कर रहा है, तो वह भी मौखिक भाषा का प्रयोग वहां पर भी हो रहा है। तो इन सभी चीजों को आप उदाहरण में लिख सकते हैं। नाटक, आप भी अपने स्कूलों में नाटक करते होंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि के मौके पर नाटक में आप अपनी बात को किस तरह से बताते हैं? नाटक में दो तरीके से अपनी बात को बताया जाता है। एक तो आप बोलकर बता रहे होते हैं, दूसरा आप वहां पर एक्ट भी कर रहे होते हैं, है ना? तो इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं मौखिक भाषा के। टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। तो ये सारे उदाहरण किस चीज के हैं? ये सारे उदाहरण मौखिक भाषा के हैं। ठीक है, तो भाषा में अभी तक हमने क्या पढ़ा? भाषा में हमने सबसे पहले छोटा सा उसकी परिभाषा पढ़ी, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने की प्रकट करने का जो साधन है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम दो जो मेन भाषाएं हैं हमारी, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, उसके बारे में जानेंगे। तो मौखिक भाषा हमने पढ़ ली है, अब हम लिखित भाषा को लिखेंगे, जानेंगे। लिखित भाषा, जब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रही हूँ अपनी बात को आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसी बात को आपको लिख कर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं। तो फटाफट आप स्वयं से भी लिख सकते हैं कि भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिससे व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को लिखकर
लिखकर प्रकट करता है, अर्थात बताता है। लिखकर प्रकट करता है, उसे कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो ये दोनों चीजें तो बहुत ही ज्यादा इजी है कि मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है। ये आपका केवल रिवीजन है, आप फटाफट इसको लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। उदाहरण, ये तो और ज्यादा इजी है। इससे पहले हमने मौखिक भाषा के उदाहरण पढ़े थे कि टेलीविजन से हमें सुनाई देता है, रेडियो से और मोबाइल फोन से, टेलीफोन से। तो ये सारे थे मौखिक भाषा के उदाहरण। अभी हम लिखित भाषा के उदाहरण लिखेंगे। तो लिखित भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? समाचार पत्र। आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप समाचार पत्र खोलकर देखते हैं कि आज की ताजा खबर क्या है। कहानी के माध्यम से भी व्यक्ति अपने मन के भावों को, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। लेख, किसी विषय पर लेख लिखकर भी हम अपने मन के भावों को बता सकते हैं। जीवनी, किसी व्यक्ति की के बारे में अगर हमें जानना है तो हम किसी व्यक्ति का जीवन परिचय पढ़कर, लिखकर उसके बारे में जान सकते हैं। और एक अंतिम और महत्वपूर्ण चीज, पत्र। हम सबसे पहले अपने मन के भावों को पत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेटर्स के द्वारा हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो ये तो हुई यहाँ पर भाषा की बात, कि भाषा 3 प्रमुख भागों में बांटी गई है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, चूंकि ये 2 प्रमुख भाषाएं हैं, सांकेतिक भाषा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं, जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं, चलिए फटाफट बताइए एक बार कि सांकेतिक भाषा का क्या उदाहरण हो सकता है? उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या उदाहरण हो सकता है सांकेतिक भाषा का? आपने देखा होगा जब आप किसी चौराहे पर जाते हैं जहां पर चारों तरफ से गाड़ियां आ जा रही होती है, तो आपने देखा होगा वहां पर या तो ट्रैफिक लाइट या फिर ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं, और आप देखते हैं कि संकेत जब आपको होता है रुकने का तब आप रुकते हैं, जब आपको चलने का संकेत दिया जाता है आप चलते हैं, जब आपको रुके रहने का संकेत दिया जाता है आप रुके रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग संकेतों से हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं। और किसी भी पीटी में, जब आप स्कूल में पीटी करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, तो वहां पर हमेशा आपको कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं बोलते कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपको एक दिन सिखाया जाता है कि ऐसे करो, और अगली बार से आपके लिए विसल्स बजाई जाती है, सीटी बजाई जाती है या फिर ड्रम बजाया जाता है। उसके संकेतों पर आप एक्सरसाइज करते हैं, पीटी करते हैं। तो इसी तरह से हम सांकेतिक भाषा को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा हमने पढ़ ली, अब हम भाषा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। तो भाषा क्या होती है? हमारा जो संविधान है बच्चों, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में के बारे में सभी ने सुना होगा। तो हमारे संविधान में केवल 22 भाषाओं को मान्यता
दी है। हमारा जो भारतीय संविधान है यहाँ पर केवल 22 भाषाओं को मान्यता दी है। हमारा देश आपको पता है विविधताओं का देश है। यहाँ पर बहुत सारे जाति धर्मों के लोग रहते हैं। बहुत अलग अलग एक जाति धर्मों के आधार पर अगर हम नहीं देखें तो हम देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी भौगोलिक जो अलग अलग भौगोलिकता के आधार पर कि एक जगह की जो भाषा है वो अलग है, दूसरी जगह की भाषा अलग है, तीसरी जगह की भाषा अलग है। तो हमारे देश में इस तरह से जो बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। कुछ जैसे भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो प्रमुख भाषाएं हैं, कौन कौन सी है मैं एक बार फटाफट आप लोगों को बता देती हूँ। हिंदी सबसे पहले, जैसे हिंदी और असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, संस्कृत, पंजाबी, संथाली, तमिल, सिंधी, तेलुगु आदि। तो इस तरह की जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं को यहाँ पर मान्यता दी गई है। और ये मान्यता 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। देखिए, अब आती है मातृभाषा। अब हम एक चीज जानते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? थोड़ा सा कोई आइडिया? मातृभाषा, हम हिंदी को अपनी मातृभाषा भी कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता है और सीखता है। तो ज्यादातर हमारे भारत के, जबकि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्से में हिंदी बोली जाती है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हर एक जो नया बच्चा है, अगर वो सबसे पहले स्कूल जाता है तो सबसे पहले हम हिंदी में ही बोलना सीखते हैं। तो हिंदी को हमारी मातृभाषा भी कहा गया है। और क्योंकि यहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जो सरकारी जो काम होते हैं, सरकारी संस्थान जो होते हैं, वहां पर ज्यादातर काम हिंदी भाषा में किया जाता है, इसीलिए इसको राजभाषा कहा गया, न कि राष्ट्रभाषा। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, मातृभाषा है और राजभाषा है। और आप लोगों की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। मातृभाषा को हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी कि प्रथम भाषा भी कह सकते हैं। अब आता है बोली। अभी तक हम भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, अब आता है बोली। भाषाओं के बारे में जान लिया, अब आती है बोली। जैसे कि मैंने कहा, भाषा जो होती है वो सबकी, अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत में काफी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी को ही हम अपनी मातृभाषा मानते हैं। लेकिन अब आती है बोली। तो बोली, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको एक बार लिख भी लेते हैं, आप भी साथ साथ लिखिए। देखिए, भाषा का वह रूप किसे कहते हैं? बोली। पहले लिखते रहिए, फिर एक्सप्लेन करूंगी। भाषा का वह रूप जो बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का वह रूप जो एक कम क्षेत्र में, ये मौखिक रूप से, भाषा का जो मौखिक रूप है उसको बोली कहते हैं। और ये बहुत सीमित तथा जो सीमित तथा कम क्षेत्रों में
बोली जाती है। और दूसरी बात, इसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। अब आप बोलेंगे कि साहित्य की रचना क्या है? साहित्य की रचना क्यों नहीं की जा सकती इसमें? क्योंकि इसकी कोई भी लिपि नहीं होती। इसमें साहित्य की, ये आप लिख लीजिए, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। जैसे मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, आदि बहुत सारी बोलियां हैं। आदि बोलियां हैं। इनका प्रयोग भारत के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, ये क्या था? बोली के बारे में बात की जा रही थी कि भाषा का वह रूप जो सीमित तथा कम क्षेत्रों में बोला जाता है। बोली, अब एक निश्चित बोली होती है। हम उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड, यहाँ पर हमारे 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। तो सब जैसे 2 मंडल है, तो यहाँ पर भी अलग अलग हमारी बोलियां हैं। कुमाऊं मंडल में थोड़ा सा अलग तरीके से पहाड़ी भाषा, इसको हम पहाड़ी भाषा कह सकते हैं। तो कुमाऊं मंडल में क्या होता है, थोड़ा अलग तरह से पहाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और गढ़वाल मंडल में थोड़ा सा अलग तरीके से उस पहाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर हम जौनसार क्षेत्र की तरफ चले जाएं तो वहां पर भी पहाड़ी भाषा ही होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। अगर हम हिमाचल शिमला की तरफ चले जाएं, होती वो भी पहाड़ी भाषा ही है, लेकिन उसको फिर हिमाचली भाषा कहते हैं, वो भी पहाड़ी भाषा ही होती है। तो उसको हम कहते हैं बोली, इनको बोली कहा जाता है। तो भाषा का वह रूप जो सीमित तथा कम क्षेत्रों में बोली जाती है, और इसमें प्रमुख चीज है कि इसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। जैसे मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि, ये सब क्या है? बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। लिपि, देखिए लिपि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। लिपि किसे कहते हैं, ये समझने वाली बात है। आगे चलकर भी आपको बहुत काम आएगी कि लिपि किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे ही पहले बता देती हूँ कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने की विधि या फिर उनके जो चिन्ह होते हैं, जो भी चिन्ह क्या होते हैं। आप हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अर्थात जो उसमें अक्षर आते हैं, स्वर और व्यंजन आते हैं, तो ये क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोलियों में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि बोली की कोई लिपि नहीं होती है। ठीक है, भाषा की लिपि होती है। भाषा में साहित्य की रचना हो सकती है, भाषा की लिपि होती है। तो लिपि के बारे में जान लेते हैं फटाफट से। ये जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मुख से निकली
ध्वनियों, अगर हम मुख से कुछ बोल रहे हैं, उसकी जो ध्वनि हमारे मुख से निकल रही है, तो उसका अगर हम चिन्ह बनाए को लिखने की विधि यानी कि तरीका या फिर चिन्ह को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। व्याकरण में भाषा के, देखिए व्याकरण में भाषा के वर्ण जो होते हैं, वर्ण किन्हें कहते हैं? शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। व्याकरण में क्या होता है? भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। तो व्याकरण में जो लिपि होती है, उसकी जो भाषा होती है, उसको वर्ण, जैसे वर्ण क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, तो ये क्या है? वर्ण है। जो वर्णों से बना हो, यानी कि इसकी देखिए, अगर मैं क की ध्वनि निकाल रही हूं, तो क का कोई लिखने की विधि है, क को लिखने की विधि है, एक चिन्ह है क का, तो ये क्या हुई? लिपि हुई। ख एक ध्वनि में निकाल रही हूं, ये ख का चिन्ह है, ये ख को लिखने की विधि है। ग एक ध्वनि निकल रही है, इसके लिखने का चिन्ह है, और ये इसके लिखने की विधि है, इस ध्वनि को लिखने की। तो इन सबको लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। संसार में जो विभिन्न भाषाएं हैं, उनको लिखने के लिए बहुत सारी लिपियां प्रचलित है। ये हम पहले लिपियों को समझ लेते हैं कि लिपियां क्या है। तो बच्चों, आज का जो ये हमने व्याकरण का सेशन स्टार्ट किया, इसमें हमने सबसे पहले भाषा के बारे में जाना कि भाषा कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद हमने जाना कि भाषा में चिन्ह जो होते हैं उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हमने बोलियां जानी कि जो कम क्षेत्रों में, एक छोटे से एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। और बोली को, यानी कि भाषा को बोलने में जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उनके जो चिन्ह होते हैं या फिर उनके जो लिखने की विधि होती है, उसको लिपि कहते हैं। तो आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी। इस सेशन में आगे चलेंगे, आगे हम लिपियों के बारे में और भी पढ़ेंगे, और व्याकरण के सेशन में आगे बढ़ते हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि भी पढ़ेंगे। अगर कोई व्याकरण में कोई दिक्कत है, कोई चीज पूछनी है, समझनी है, जाननी है, तो आप चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। हम उसी सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।